दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी ट्री 4.0 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 55 नंबर का दोस्तों वीडियो, ठीक है। देखिए, जो बच्चा सोच रहा था कि कहां से शुरू करें वो आज दोस्तों वहीं खड़ा है, और जो हमारे साथ आ गया तैयारी करने उसके दोस्तों 1600 सवाल तैयार हो गए। आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं ना तो 1640 सवाल तैयार हो जाएंगे। बहुत लंबी क्लास तो हमारी होती नहीं है, छोटी सी क्लास होती है, आधे घंटे 40 मिनट की क्लास होती है, और जिसमें हिंदी के सभी चैप्टर पर दोस्तों हम प्रश्नोत्तर यहां कवर करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हो सकता है कि बीपीएससी की तैयारी ना कर रहे हो, किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, लेकिन वहां भी हिंदी आ रही हो तो बच्चे बैठ के देख रहे हैं शांति से कि अच्छा ये तो बीपीएससी के लिए है। अरे महाराज, बीपीएससी के लिए है तो क्या हुआ, हिंदी के सवाल तो बड़े स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं। तो आप सभी दोस्तों इस सीरीज को जरूर देखें। आप चाहे किसी भी परीक्षा के लिए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन में कहीं कमी आपको नजर आ रही है? और सबसे बड़ी बात कि एक सटीक क्लास चल रहा है दोस्तों, चाहे आपको पीआरटी देना हो, मिडिल देना हो, टीजीटी देना हो या पीजीटी देना हो, चारों तैयारी दोस्तों एक साथ चल रही है, ताकि जब कभी आप फॉर्म भरने जाएंगे ना, कुछ लोग तो पहले ही भयभीत हो जाते हैं कि हमारा तो साहित्य वाला सेक्शन तैयार ही नहीं है, हम तो लड़ाई लड़ ही नहीं सकते हैं। पढ़ते पढ़ते आपको एहसास हो जाएगा, अभी फार्म स्टार्ट नहीं हुआ और आपको एहसास हो गया कि नहीं सर कोई बात नहीं, लड़ाई तो लड़ ली जाएगी, ठीक है। क्यों? जब नितिन सर के साथ पढ़ रहे हैं तो फिर दुख किस बात का है। और सबसे बड़ी बात कि हमारा एक स्पेशल बैच भी आ गया है जो स्पेशली मैंने बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि यहीं से काम चल जा रहा है तो बीपीएससी के बैच को क्यों ज्वाइन करना। देखिए, आप नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। बीपीएससी के बैच में आएंगे ना तो नितिन सर का एक अलग रूप आपको देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर पर डिस्कशन हो गया, मतलब एक एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ाना, उस चैप्टर का निचोड़ बताना, उस चैप्टर से सवाल जवाब करना, ये सब कुछ दोस्तों आपको इस बैच में मिलेगा। केवल पढ़ना नहीं, इस बैच में पढ़ने के साथ साथ हर एक चैप्टर में क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन भी भरपूर कराया गया है, ताकि कहीं कोई इब्बट ना रहे। भाई हमारा काम पढ़ाना, हम पढ़ा दिए, पढ़ा के निकल जाएं, ऐसे नितिन गुप्ता नहीं है, ठीक है। पढ़ाने के साथ साथ आपको क्वेश्चन के साथ लड़ना हम सिखाते हैं, ठीक है। कि देखिए इस चैप्टर को आपने पढ़ लिया तो इस चैप्टर में सवाल कैसे कैसे आ सकते हैं। अब बताइए कि आपकी तैयारी है कि नहीं, ठीक है। तब तक दोस्तों मैं आपका साथ नहीं छोड़ता, तो आप आइए, ये बैच बहुत कमाल का है। चलिए शुरू करते हैं आज की सवालों को। पढ़िए ध्यान से। 1611 नंबर का सवाल है कि अपूर्वा दोस्तों किसकी रचना। अपूर्वा जो है दोस्तों यह कविता संग्रह है, ध्यान दीजिएगा। अपूर्वा क्या है दोस्तों? अपूर्वा एक तरह का कविता संग्रह है। जैसे उपन्यास होता है ना, उपन्यास होता है, कहानी होता है, यात्रा वृत्तांत होते हैं, एकांकी होता है, उसी तरह से यह कविता संग्रह है, ठीक है। तो कह रहा अपूर्वा किसकी रचना है? क्या निर्मल वर्मा की रचना है? नहीं, निर्मल तो पानी होता है, ठीक है। पानी से याद रखिएगा दोस्तों, कौवा और काला पानी, ठीक है। कौवे और काला पानी, ठीक है। कौवे 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 और काला पानी, ठीक है। और काला पानी, यह दोस्तों किसकी रचना है? यह रचना जो है यह निर्मल वर्मा की रचना है। अपूर्वा दोस्तों किसकी रचना है? यह केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? केदारनाथ अग्रवाल। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, खूंटियों पर टंगे लोग, ठीक है। खूंटियों पर टंगे लोग, ठीक है। खूंटियों पर टंगे लोग, ये रचना हो जाएगा। हरिशंकर परसाई दोस्तों मैंने इसमें क्या बताया था? विकलांग श्रद्धा का दौर। हरिशंकर का नाम सुनते ही दोस्तों आप याद आ सकते हैं, ठीक है। तो विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है। विकलांग श्रद्धा का, ठीक है। विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है। विकलांग श्रद्धा का दौर। और रघुवीर सहाय जी का क्या है दोस्तों? लोग भूल गए हैं, ठीक है। लोग भूल गए हैं, ठीक है। लोग भूल गए हैं, ये दोस्तों इनकी रचना का नाम है। तो इस तरह से दोस्तों याद रख। पहले मैं खूब ढेर सारी रचनाएं बता देता था, लेकिन कुछ बच्चों ने समझाया फोन करके कि नहीं सर, वो जब आप ज्यादा लिख देते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, सर थोड़ी थोड़ी बातें याद कराइए। फिर मैंने भी ठान लिया कि ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा दोस्तों याद कराएंगे। क्या है, ज्यादा याद कराने के चक्कर में ना हमको तो अच्छा लगता है, लेकिन उससे आपका नुकसान हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ऐसे एकदम साफ सटीक जब आप पढ़ते हैं और बार बार पढ़ते हैं ना, तो बार बार पढ़ने से ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाती हैं। तो यहां आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतनी रचनाएं तो आपको, और ये मैं जो रचनाएं बता रहा हूं ना, इन रचनाओं पर दोस्तों ये जो लेखक हैं इसके, इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये अपने आप में और बड़ी बात है, ठीक है। तो आपके परीक्षा में आने की संभावना भी इन सवालों का ज्यादा है। करा पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। पक्षी और बादल ये क्या है? भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो यह एक तरह की कविता संग्रह है। इस कविता संग्रह का नाम है भगवान के डाकिए, ठीक है। इस
कविता संग्रह का नाम क्या दोस्तों? भगवान के डाकिए। ठीक है, भगवान के डाकिए। याद रखिएगा, कक्षा 8 की एनसीईआरटी उठा के देखेंगे आप जब, ठीक है, कक्षा 8 की एनसीईआरटी की जो पुस्तक है दोस्तों, उस एनसीईआरटी की पुस्तक में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और यह किसकी कविता है दोस्तों? तो याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर साहब की है। ठीक है, किसकी कविता है? रामधारी सिंह दिनकर साहब की। मैं कोई ऐसी वैसी बातें नहीं पढ़ा रहा हूं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उस चीज को ढूंढ ढूंढ कर दोस्तों आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं। इसको पढ़ लिया तो काम आपका हो जाएगा। ये भी इतने राइटर और हैं दोस्तों उसी कक्षा 8 में दोस्तों, कुंवर नारायण, भगवती चरण वर्मा, जया जादवानी, भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी भी कविताएं हैं। धीरे धीरे मैं आपको देते रहूंगा एक एक करके। ठीक है, फिलहाल तो इस सवाल का जो सही उत्तर है ये रामधारी सिंह दिनकर जवाब होगा। करेक्ट। गंगा नामक पत्रिका दोस्तों, इसका संपादन किसने किया आपको बताना है। देखिए, राजेंद्र प्रसाद तो बिल्कुल भी नहीं। राजेंद्र प्रसाद दोस्तों देश के पहले राष्ट्रपति थे और इन्होंने देश नाम की दोस्तों पत्रिका निकाली है। घर इनका दोस्तों बिहार था, तो पटना से दोस्तों इन्होंने निकाला है। ठीक है, उसी तरह से राजेंद्र यादव ने हंस नामक पत्रिका निकाली। क्या? हंस नामक पत्रिका इन्होंने दिल्ली से निकाली थी। और एक चीज और मैंने बताया था कि हंस नाम की एक और पत्रिका थी जिसका संपादन मुंशी प्रेमचंद जी ने भी किया था। ठीक है, तो हंस नामक पत्रिका का संपादन याद रखेंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा भी दोस्तों किया गया था। ये आप याद रखेंगे, ये भी अच्छा सवाल हो जाएगा। और आगे क्या लिख रहा दोस्तों? राजेंद्र अवस्थी ने कादम्बिनी निकाला था। ठीक है, क्या निकाला था? कादम्बिनी निकाला था। कादम्बिनी जो आती थी दोस्तों, ये भी दिल्ली से ही आती थी। ठीक है, दिल्ली से ही आती थी, तो इसको याद रखेंगे, ये भी जवाब नहीं होगा। गंगा दोस्तों याद रखेगा, कमलेश्वर, गंगा जो पत्रिका है कमलेश्वर ने निकाला है। दिल्ली से ही दोस्तों कमलेश्वर ये पत्रिका निकलती थी, कमलेश्वर जी के द्वारा निकाला गया था, दिल्ली से ही, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की पत्रिका कौन सी थी? इनकी पत्रिका का नाम था प्रतीक। क्या था दोस्तों? प्रतीक। ठीक है, प्रतीक दोस्तों कहां से आता था? प्रतीक भी दोस्तों ये दिल्ली से आता था, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। फिलहाल जो आपका सही उत्तर है ये कमलेश्वर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? अब बाकी लोगों ने क्यों जवाब नहीं दिया? क्योंकि उन लोगों की अलग अलग पत्रिकाएं हैं भाई। धीरे धीरे करके आपके पास पत्रिकाओं का अच्छा खासा संकलन होता चला जा रहा है। इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। ये मैं पीछे की क्लास में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, हमेशा एक नया प्रश्न जोड़ता हूं और पीछे जो आप 4 क्लास देखेंगे उन 4 क्लास में सीरियल से आपको यही सब मिलेगा। आगे पीछे भी मिल सकता है लेकिन मिलेगा यही। ठीक है, आगे आइए। करा मगध दोस्तों किसकी रचना? क्या निर्मल वर्मा? नहीं। निर्मल वर्मा के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कौवे और काला पानी। क्या पढ़ा था दोस्तों? कौवे और काला पानी। कौवे और काला पानी, यह दोस्तों किसकी रचना? निर्मल वर्मा की। केदारनाथ अग्रवाल, अभी जस्ट पीछे पढ़ के आ रहे हैं दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल के बारे में। अपूर्वा उनकी रचना का नाम है। क्या नाम है दोस्तों? अपूर्वा जो कविता संग्रह है ये हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है दोस्तों खूंटियों पर टंगे लोग। हाँ, खूंटियों पर, बार बार रिपीट कीजिए, खूंटियों पर टंगे लोग। अब इतने बार सोचिए, मैं लिखूंगा तो याद नहीं हो जाएगा। श्रीकांत शर्मा दोस्तों इन्होंने मगध लिखा है। ठीक है, श्रीकांत शर्मा की रचना है दोस्तों मगध है। और मगध भी दोस्तों एक तरह की कविता संग्रह है। मगध भी क्या दोस्तों? एक तरह की कविता संग्रह है। ये लोग नहीं जानते। किसी से पूछा जाएगा मगध, सोचेंगे कि यार मगध जो था ये अगर आपने महाजनपद काल में मगध के बारे में पढ़ा होगा, इतिहास में चलिए, तो वहां पर दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि मगध जो है 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। पढ़ा था आपने ना? 16 महाजनपदों में, 16 महाजनपदों का उल्लेख दोस्तों 2 जगह पे मिलता है। एक बौद्ध धर्म की पुस्तक है अंगुत्तर निकाय, वहां पे मिलता है। एक जैन धर्म की पुस्तक है भगवती सूत्र, वहां पर मिलता है। परीक्षा में बहुत ज्यादा सवाल आता रहता है। ठीक है, रघुवीर सहाय दोस्तों इन्होंने लिखा है लोग भूल गए हैं। ठीक है, रघुवीर सहाय की रचना क्या है? लोग भूल गए हैं। ठीक है, बार बार देखिए, लिखने से ना ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाती हैं। आप बार बार लिखिए। मैं आपसे क्यों कहता हूं कि आप अपने साथ एक कॉपी कलम लेके बैठिए। आप मजाक मानते हैं, काश की आप मेरी बात सुनते ना तो ऐसे चुटकी में चीजें याद होने लगती। काश की आप सुनते, ऐसे आप दोस्तों नोट डाउन करते चलते हैं ना, कसम से तैयारी बहुत गजब की हो जाती। लेकिन आपका क्या, आप करोगे वही जो आपका मन करता है। किसी के कहने से आप मानने वाले हैं नहीं। अरड़िया दोस्तों क्या है? अरड़िया भी दोस्तों एक तरह का कविता संग्रह है। ठीक है, याद रखेंगे, अरड़िया भी एक तरह का कविता संग्रह ही है जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। निर्मल वर्मा की रचना तो बिल्कुल भी नहीं है। निर्मल वर्मा की रचना है कौवे और काला पानी। ठीक है, कौवे और काला
पानी, ये दोस्तों इनकी रचना का नाम है। केदारनाथ की रचना दोस्तों अपूर्वा है, ठीक है, अपूर्वा। कैसे याद रखेंगे, देखिए भूल भी सकते हैं। केदारनाथ में बहुत पहले घटना घटी थी, याद है 2014 वाले में, जब दोस्तों प्रलय आ गया था, तो अपूर्वा वहां से याद रखिएगा, ठीक है। नरेश मेहता दोस्तों यहां आपका सही जवाब हो जाएगा। श्रीकांत वर्मा जी ने दोस्तों मगध लिखा है, ठीक है, मगध। मगध क्या दोस्तों, यह भी एक तरह की कविता संग्रह है। मगध भी क्या दोस्तों, यह एक तरह की कविता संग्रह है। और रघुवीर सहाय की रचना है लोग भूल गए हैं, ठीक है, लोग भूल गए हैं, यह दोस्तों इनकी रचना का नाम है। इसे आप याद रखेंगे। तो फिलहाल नरेश मेहता की जो रचना है वो क्या है दोस्तों, अरड़िया, ठीक है। नरेश मेहता की रचना क्या है, अरड़िया है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। नरेश यानी राजा, नर धन ईश, ठीक है, तो मनुष्यों का राजा, ठीक है, नरेश आप याद रख सकते हैं। और अरण्या उसका एक बहुत बड़ा जंगल है। इस तरह से दोस्तों आप याद रख सकते हैं, जोड़ करके थोड़ी सी ट्रिक बना करके, ताकि आपको याद हो जाए। इस रचना पर भी दोस्तों नरेश मेहता को जो है पुरस्कार मिला हुआ, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, मैं कोई ऐसी वैसी रचना पे चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं धीरे धीरे करके जितनी भी रचनाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है उनको धीरे धीरे आपके दिमाग में फिट कर रहा हूं, ठीक है। एक ही दिन पढ़ा दूंगा तो याद नहीं होगा, धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, रिपीट करते करते तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। आगे देखिए, करा ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी बोली दोस्तों किस उपभाषा से संबंधित है, करा पूर्वी राजस्थानी भाषा से, पश्चिमी राजस्थानी भाषा से, या उत्तरी या दक्षिणी या मध्य। पहली बात याद रखेगा, मध्य नाम की कोई भी राजस्थानी भाषा नहीं है। हाँ, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी है। तो ढूंढाड़ी का संबंध दोस्तों किससे है, याद रखेगा पूर्वी से, ठीक है। ढूंढाड़ी का संबंध दोस्तों पूर्वी से है। ढूंढाड़ी को ही दोस्तों जयपुरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो कभी ढूंढाड़ी लिख देता है, कभी जयपुरी लिख देता है, या कभी दोस्तों आपको लिख सकता है शब्द झाड़साही। क्या लिख सकता है, झाड़साही। उसी तरह से जब पश्चिमी में आएंगे दोस्तों, तो पश्चिमी में मारवाड़ी आपको मिलता है। क्या मिलता है, पश्चिमी में मारवाड़ी आपको मिलता है, ठीक है। उसी तरह से उत्तरी में दोस्तों मालवी मिलता है, मालवी मिलता है। और दक्षिणी में दोस्तों मेवाती मिलता है, ठीक है, मेवाती ऐसे भी मिलेगा दोस्तों। तो ये झाड़साही आप याद रखेगा, झाड़साही, ढूंढाड़ी और जयपुरी, ठीक है। इसका संबंध किससे दोस्तों, तो याद रखेगा पूर्वी राजस्थान से है। ये एकदम क्लियर कट आप ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों एक जो है इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। करा बताइए मुझे कि किसमें कर्मधारय समास नहीं है। बहुत ध्यान से पढ़िए, मैंने नहीं को हाईलाइट भी कर दिया है। जैसे तीव्र वेग शुभावसर, ठीक है, तीव्र है जो वेग, ठीक है, याद रखिएगा। इसका अगर आप समास विग्रह करेंगे तो आएगा तीव्र है जो वेग, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों कर्मधारय हो जाएगा शुभ है जो अवसर, ठीक है, शुभ है जो अवसर, शुभ है जो अवसर। सदाचार, सद माने होता है अच्छा, सद का मतलब क्या होता है, अच्छा। अच्छा है जो आचार यानी व्यवहार, ठीक है। आचार का तात्पर्य किससे दोस्तों, व्यवहार से, ठीक है। अच्छा है जो आत्ममग्न, तो आत्ममग्न का हो जाता आत्म में मग्न, ठीक है, आत्म में मग्न। और यहां पे दोस्तों क्या हो जाता है, यहां पे आ जाएगा में मतलब हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। क्या हो जाएगा, यहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास हो जा रहा है। इस वजह से दोस्तों यही आपका जवाब हो जाएगा, आत्ममग्न, ठीक है। महात्मा का क्या हो जाएगा, महान है जो आत्मा, ठीक है, महान है जो आत्मा। तो यहां भी दोस्तों कर्मधारय हो जाएगा। आप जानते हैं कि जहां कहीं तारीफ वाले शब्द आ जाएं, विशेषण विशेष वाले शब्द आ जाएं, ठीक है, वहां कर्मधारय समास होता है। तो यहां कर्मधारय है, यहां आत्ममग्न जो लिखा है यहीं पे कर्मधारय नहीं है। और इसी का दोस्तों आपको बस चुनाव कर लेना था, ठीक है। आगे आ जाइए दोस्तों, अगला पॉइंट दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि, ठीक है। अच्छा, देवनागरी लिपि का विकास दोस्तों, विकास क्रम एक बार आप बता दीजिए। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। इसके विकास में दोस्तों नंबर 1 पर आप लिखेंगे, सबसे पहले जो लिपि थी वो थी दोस्तों ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से दोस्तों किसका विकास हुआ है, गुप्त लिपि का विकास हुआ है। किसका, गुप्त लिपि का विकास हुआ। गुप्त लिपि से दोस्तों नागरी लिपि का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है, नागरी लिपि का विकास हुआ। ऐसे विकास होते चला जा रहा है, ठीक है, ये विकास आगे बढ़ता चला जा रहा है। और लास्ट में दोस्तों आपको क्या मिलता है, देवनागरी मिलता है, ठीक है। देवनागरी लिपि का विकास ये अंतिम में आया है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। मराठी जो लिखी जाती है दोस्तों ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बाकी सिंधी, उड़िया, गुजराती ये सब गलत जवाब है। मराठी सिर्फ, देखिए देवनागरी लिपि की एक पहचान है, ऊपर की तरफ जो लाइन खींची जाती है, देखिए निम्नलिखित में ऐसे लाइन, में पे लाइन, से पे लाइन, तो याद रखेगा अधो शीर्ष रेखा है। इसकी पहचान क्या है दोस्तों, देवनागरी की पहचान क्या है, याद रखेगा
शीर्ष रेखा, ठीक है, शीर्ष रेखा, शीर्ष रेखा इसकी पहचान है। बाकी अंग्रेजी में इस तरह का रेखा आपको नहीं मिलता होगा ना, तो ये इसकी पहचान है। उसी तरह से जब मराठी देखेंगे तो वहां पे भी आपको ऐसे लाइन नजर आती है, ये पहचान है। बाकी उस तरह की लाइन आपको सिंधी, उड़िया, गुजराती और तेलुगु, तमिल किसी में नहीं मिलेगा, ठीक है, केवल और केवल दोस्तों मराठी में मिलेगा। इस वजह से दोस्तों जवाब क्या हो जाएगा, मराठी हो जाएगा। आई बात समझ में? बहुत आराम आराम से आप समझते चलिए। आगे लिख रहा है कि किस संधि में अ के बाद यदि ए अथवा ए आए, क्या लिखा है, अ के बाद क्या आ जाए, चाहे ए आ जाए चाहे अ आ जाए, तो इसका क्या हो जाता है, अय हो जाता है, ठीक है, अय ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाता है दोस्तों। कहां पर होता है, तो दीर्घ संधि की पहचान तो दोस्तों क्या है, यहां पर या तो दोस्तों बड़ा आ आएगा, या तो दोस्तों बड़ी ई आएगा, या तो दोस्तों बड़ा ऊ आएगा, या तो दोस्तों बड़ा री आएगा, ये पहचान है। उसी तरह से गुण का पहचान दोस्तों क्या है, गुण का पहचान है यहाँ पे ए आता है, या फिर ओ आता है, या फिर अर आता है। क्या आपको कहीं भी अय नजर आया, कहीं नहीं, ठीक है। यण में दोस्तों क्या हो जाता है, यहां पर या तो अय आता है, या तो आय आता है, या तो अव आता है, या तो आव आता है, ये दोस्तों पहचान बनता है। लेकिन जब आप वृद्धि संधि में पढ़ते हैं तो वृद्धि संधि में क्या आता है, चाहे अय आता है चाहे अव आता है, ठीक है, अय और अव। और आपसे पूछा क्या था, अय पूछा था, यहाँ पे अय आ गया, इस वजह से दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अरे यण संधि तो मैंने गलत लिख दिया भाई, ठीक है, यण संधि जो है मैंने गलत लिख दिया, यण में नहीं आता है, ठीक है, ये अयादि में आता है। क्या आता है, कोई बात नहीं, सुनते रहिए, ठीक है। यहाँ पे अय आ जाता है, आय आ जाता है, अव आ जाता है। मजा आ गया होगा, कई सारे बच्चे खुश हो गए होंगे, अरे गुप्ता जी से गलत लिखा गया। नहीं, गुप्ता जी जो है वो है मशीन है, गुप्ता जी से कहाँ गलती होती है, ईश्वर के रूप है गुप्ता जी। अरे महाराज क्या है, मतलब आप भी खींचने में एकदम तैयार रहते हैं कि कहां मौका मिले अब तुरंत जो है नितिन सर को लपेट दें, ठीक है, ऐसा मत सोचिए। यहां पे हमेशा दोस्तों अर्ध वर्ड आता है। क्या आता है दोस्तों, अर्ध वर्ड आता है, ये आप ध्यान रखेंगे। कभी भी य या व के साथ दोस्तों अगर अर्ध वर्ड आ रहा है तो दोस्तों ये एक तरह से पहचान होता है यण स्वर संधि का, ये आप जानते होंगे, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आगे आ जाइए, कह ऊषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अब ज्यादातर बच्चे ना तुरंत फार्मूला पे चले आते हैं कि उपमा अलंकार में नितिन सर ने बताया था कहीं भी सा सी से सम समान सरिस, ठीक है, सम समान सरिस, इस तरह का अगर शब्द कभी आता है तो वहां पे क्या कर लेना, आंख मूंद कर वहां उपमा अलंकार कर लेना। बच्चों ने कहा सर यहाँ तो लक्ष्मी सी लिखा है, यहाँ पे उपमा हो जाए, ठीक है, कर लिया उपमा, ठीक है, लगा दिया दोष नितिन सर के ऊपर, एक जो बिल फाड़ दिया गया। अरे थोड़ा सा दिमाग लगा लिए होते यहाँ पे, ऊषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। यहां एक और ऑप्शन दिया, कभी भी मानवीकरण दे देना, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा। मानवीकरण का मतलब होता है जहां किसी लाइन में कुछ ऐसा उल्लेख हो रहा हो कि उसका संबंध दोस्तों ऐसा लगे कि जैसे ये मानवीय क्रियाओं से संबंधित, तो वहां पर ऑटोमेटिक आपका जवाब उपमा ना होकर के क्या हो जाएगा, मानवीकरण हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे समास वाले में कर्मधारय बहुब्रीहि दे देता है तो थोड़ा सा आप दिमाग खर्च कीजिएगा कि कहीं पलट ना जाए उत्तर। जैसे मान लीजिए शब्द दे दिया पीतांबर, ठीक है, और ऑप्शन में कर्मधारय बहुब्रीहि दोनों है। अगर बहुब्रीहि नहीं है तब तो उत्तर कर्मधारय है, लेकिन अगर बहुब्रीहि है तब फिर कर्मधारय उत्तर न कीजिएगा, तब बहुब्रीहि जब आप कीजिएगा। समझ रहे हैं, यानी मौका के साथ आप बदल जाइए, ठीक है। तो उसी तरह से दोस्तों ये भी है यहाँ पे, ठीक है, इसी तरह से ये भी है। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। बहुत ध्यान से आप जब समझेंगे तभी जो है बता पाएंगे ऐसी छोटी छोटी बातें। करण निम्नलिखित में से संज्ञा और उससे बनने वाले विशेषण शब्द का सही युग्म क्या है, ठीक है। क्या पत्थर से पथराव बनता है, पत्थर से पथराव नहीं बनता भैया, पत्थर से पथरीला होता, ठीक है, पत्थर से पथरीला होता। नीति से नीतियां नहीं होता दोस्तों, नीति से नैतिक बनता है, ठीक है। अरे भैया विशेषण विशेष नहीं जानते हैं, ये विशेष से है, ये विशेषण है भाई, ये मूल शब्द है, निर्मित शब्द है, पढ़ाया था आपको ना, वही तो करना आपको। प्यास से प्यासो नहीं हो जाएगा दोस्तों, प्यास से प्यासा हो जाएगा। ईमानदारी से ईमानदार हो जाता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और बुद्ध से बुद्धि नहीं होता दोस्तों, बुद्ध से बौद्धिक होता है। क्या होता है दोस्तों, बुद्ध से बौद्धिक भी हो सकता है, बुद्ध से जो है बुद्धिमान हो सकता है, ठीक है, बुद्धिमान हो सकता है। तो ये सारे शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही लिखा है, ईमानदारी से ईमानदार बना हुआ है। हाँ ध्यान दीजिएगा, आप इसका उल्टा मत कर दीजिएगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। करा किस विकल्प में सभी शब्द जो है वो पुत्री के पर्यायवाची हैं। करा अनुजा तनुजा,
आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अनुजा यहां पर गलत लिखा हुआ है, बेटी का पर्यायवाची जो है नहीं है। क्यों क्यों सर? अनुजा फिर किसका पर्यायवाची है? अनुज माने छोटा भाई होता है और अनुजा का मतलब होता है छोटी बहन। क्या होता है? छोटी बहन। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भैया छोटी बहन और जो है बेटी में क्या अंतर, पुत्री में क्या अंतर है? छोटी बहन को बेटी कहेंगे आप? नहीं सर नहीं कहेंगे। तो फिर ऐसा पर्यायवाची क्यों सोच रहे हैं? ठीक है, अगला दे रहा है सूता और यामा। ठीक है, ये भी गलत है। यामा का मतलब दोस्तों क्या होता है? यामा का मतलब रात्रि होता है। क्या होता है दोस्तों? यामा रात्रि को कहते हैं। अंसजा वामा, वामा दोस्तों नारी को कहा जाता है, ये गलत दे दिया है। वामा नारी को कहा जाता है। दुहिता आत्मजा, ये सही है। नंदिनी तान्या नहीं होता दोस्तों, ये गलत लिखा हुआ है। तान्या की जगह दोस्तों तनया लिख देता तो सही हो जाता। ठीक है, तान्या की जगह तनया लिखता तो सही हो जाता। बाकी दुहिता और आत्मजा दोस्तों सही है। देखिए सुता, दुहिता, आत्मजा, नंदिनी, बेटी, ठीक है, ये सब दोस्तों किसका पर्यायवाची है? पुत्री का पर्यायवाची होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो बाकी जो गलत है वो क्यों गलत है, मैंने आपको पूरा डिटेल दे दिया कि भैया देखिए इस वजह से दोस्तों मिस्टेक। तनुजा का मतलब बेटी होता है, ध्यान दीजिए, तनुजा का मतलब बेटी होता है, लेकिन अनुजा का मतलब छोटी बहन होता है, क्योंकि अनुज का मतलब सीधा सीधा होता है छोटा भाई। अनुज मतलब क्या होता है? छोटा भाई। अग्रज मतलब होता है बड़ा भाई, पढ़े हैं ना, अग्रज बड़े भाई को कहा जाता है। करा शिव का तांडव भी उतना ही मनोहारी है जितना की लास्य। तांडव का उल्टा क्या हो जाता दोस्तों? आपको पता होना चाहिए कि तांडव का उल्टा क्या हो जाता है? लास्य हो जाता है। ठीक है, लास्य। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन आपको देखना होता है। मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था। यहां उल्लास और नृत्य मत कीजिएगा दोस्तों, और रास और महारास भी नहीं। ठीक है, तो शिव का तांडव भी उतना ही मनोहारी है जितना कि लास्य। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। बहुत अच्छे से इसको समझेंगे तभी जो है जवाब आएगा। ये सीधा सीधा विलोम का सवाल है, बट जब आप ध्यान देंगे तभी आप जान पाएंगे। कर जो किसी का हित चाहता हो, पहले पूरा पढ़ा करिए ऑप्शन। जो किसी का हित चाहता हो आपको लगेगा हितकारी। ठीक है, तो याद रखेगा हितकारी मतलब होता है हित। अब देखिए, जो किसी का हित चाहता हो ये अलग पॉइंट हो गया। एक शब्द पढ़ते हैं हितकारी के समान। ये जैसे मैं आपसे कहूं कि आप बताइए क्या बर्गर या फास्ट फूड आपके लिए हितकारी है? आप कहेंगे नहीं सर वो हमारे लिए हितकारी, वो हमारे लिए अहितकारी है। ठीक है, क्यों? उससे हमारा अहित होता है। ठीक है, तो हितकारी मतलब क्या हो जाता है? हितकारी मतलब होता है भला। ठीक है, या हितकारी अलग हो जाएगा। हित अहित दोस्तों यहां भलाई और बुराई से इसका संबंध है। ठीक है, भलाई और बुराई से दोस्तों संबंध है। ठीक है, भलाई से संबंध है इसका, और इसका संबंध दोस्तों किससे है? बुराई से है। ठीक है, इसका संबंध दोस्तों किससे है? इसका संबंध दोस्तों बुराई से है। हितैषी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो किसी का हित चाहता हो। आप नहीं कहते भैया वो हमारे बहुत बड़े हितैषी हैं, मतलब हमेशा हमारा वो हित चाहते हैं, हमारा वो अच्छा चाहते हैं, तभी हमारे क्या कहलाए? हितैषी। जैसे नाथबाज जो होते हैं वो हितैषी कहलाते हैं। क्यों? वो हमेशा आपके दुख सुख में साथ खड़े होते हैं, आपका हित चाहते हैं, इस वजह से दोस्तों उन्हें आप हितैषी कहते हैं। ठीक है, कर मंगल भवन या मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इसमें दोस्तों कौन सा छंद है? ये चौपाई है, सोरठा है, रोला है या दोहा है? दोहा तो बिल्कुल भी नहीं है। दोहा में अच्छा मात्रा कितनी होती है दोस्तों? सोच समझ के बताइए, दोहा में मात्रा कितनी होती है? दोहा में मात्रा होती है कुल मिला के 13 और 11। ठीक है, याद रखेंगे 13 और 11। ठीक है, विषम पदों पे सम पदों में 11, विषम पदों में 13। ठीक है, सोरठा इसका जस्ट उल्टा होता है, तो 11-13 आ जाता है। और रोला जो होता है दोस्तों ये सोरठा के जैसे ही होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहां पर एक पॉइंट लिखेगा, दोहा का ठीक उल्टा दोस्तों क्या होता है? सोरठा होता है। ठीक है, दोहा का ठीक उल्टा सोरठा होता है। बाकी चौपाई में दोस्तों प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। ठीक है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ये आप याद रखेंगे। 4 चरण होता है, इस तरह से दोस्तों इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका जवाब जो है दोस्तों चौपाई है। जो मंगल भवन पढ़ते हैं, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, ये क्या दोस्तों? ये चौपाई है। बाकी का दोस्तों ऑप्शन आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। करा रानी रूठेगी तो अपना सुहाग लेगी, रानी रूठेगी तो अपना सुहाग लेगी, इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। करा अपना काम निकालना या नारी का काली बन जाना, या रूठने से अपना ही नुकसान होता है, या प्यार में जीत पक्की होती है, या समर्थ को अभाव नहीं होता। देखिए रानी उन्हीं से, यहां समर्थ असमर्थ की कोई बात नहीं है। प्यार में जीत उत कभी किसी की नहीं होती है। हाँ एकदम, प्यार शब्द ही अधूरा होता है, प्यार कहां किसी का पूरा होता है। प्यार से जितने भी शब्द है देखिए अब सब अधूरे शब्द। ठीक है, आप देखिए ध्यान दीजिए, कभी आपने केयर नहीं किया होगा, प्यार में देखिए प अधूरा,
प्रेम में देखिए प अधूरा, इश्क में देखिए स अधूरा, देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है। मोहब्बत में देखिए ब अधूरा, ठीक है। तो यार आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, जो शब्द ही अधूरा है वो पूरा कैसे हो सकता है? और प्यार न पूरा हो तो ही सही है, ठीक है। प्यार न पूरा हो तो ही सही। जबरदस्ती पूरा करने में जो है आप तुलेंगे ना, तो चुंबकवा जैसे प्लस प्लस सटा के ब्लास्ट नहीं हो जाता, माइनस माइनस सटा के वही वाली हाल हो जाएगी, ठीक है। तो जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। रूठने से अपना ही नुकसान होता है, ये अर्थ इसका निकलता है। रानी रूठेगी तो अपना सुहाग ले लेगी, मतलब आप जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो क्रोध में किसी और का नुकसान नहीं होता है, वो अपना ही नुकसान करता है, ठीक है। पटक दिया मोबाइल, ठीक है, गर्लफ्रेंड बात क्या करना बंद की, पटक दिया, किसका नुकसान? गर्लफ्रेंड का कि तुम्हारा, ठीक है। अरे काहे पटके तब, ठीक है। तो आप थोड़ा समझदार बनिए। यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। करा इलिक्विडिटी। इलिक्विडिटी दोस्तों एक अंग्रेजी शब्द है और आपको दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग बताना है कि इसका हिंदी क्या होता है। देखिए पहले आप समझिए, एक शब्द होता है लिक्विडिटी, ठीक है। एक शब्द होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी माने होता है तरलता, ठीक है, तरलता। बहुत सारे बच्चे समझते हैं सर तरलता का मतलब पानी तरल है, चाय तरल है, काफी तरल है। रुक, ऐसा मूर्ख बना रहे हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स में चलना पड़ेगा। तरलता मतलब होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का तात्पर्य होता है जो चीज जितना जल्दी कैश हो जाए, ठीक है, याद रखेगा, ठीक है, जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। कैश में क्या हो जाए दोस्तों? कन्वर्ट हो जाए, उसे दोस्तों तरलता कहते हैं। जैसे मैं कहूं दोस्तों कैश, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी तो कैश की है। क्यों? अरे आपके हाथ में पैसा है, क्या चाहिए? बताइए, नितिन सर का बैच, मूंगफली खाना है, क्या चाहिए? चिप्स खाना है, कुरकुरे लेना है, पिक्चर देखना है, गर्लफ्रेंड को घुमाना है, मोबाइल खरीदना है, सब मिलेगा, पैसा, ठीक है। क्यों? लिक्विडिटी बहुत ज्यादा उसकी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर लिक्विडिटी किसकी होती है? जो आपके खाते में पैसा है, बैंक में निकाल लेंगे सर, चेक से निकाल लेंगे, एटीएम से निकाल लेंगे, यूपीआई कर देंगे, भैया सब कर दोगे। क्रेडिट कार्ड में पैसा भरा पड़ा है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद गोल्ड, हथवा में पहने अंगूठी बेच देंगे सर, चलेंगे पिक्चर देखने, ठीक है। लिक्विडिटी, सोने की लिक्विडिटी, चांदी की या कोई बहुमूल्य धातु है उसकी लिक्विडिटी। सर हमारा लागे जमीन है 5 बीघा, उसको बेच देंगे। अरे रुक, बेच दोगे? तुरंत बेच दोगे? जितना जल्दी कैश कन्वर्ट, आज अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहे कि चलो पिक्चर देखने चलते हैं, तो तुम बेच दोगे जमीन उतनी जल्दी? तो लिक्विडिटी उसकी क्या है? तुरंत तो कैश में नहीं कन्वर्ट हो सकता है। अरे भाई ग्राहक खोजोगे, जाओगे, किसी का नाम करोगे, तब ना बिक के आएगा, तब ना जाओगे। ये सब करने में तुम्हारा दिन पार हो जाएगा। उसकी लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है। तो इसी तरह से तरलता इसे कहते हैं, ठीक है। इलिक्विडिटी का मतलब हो जाता है अतरलता। क्या हो जाता है? यहां इल लगा दिया, आई एल लग गया दोस्तों, इसी लिक्विडिटी में क्या जोड़ दिया? आई एल शब्द जुड़ गया तो इलिक्विडिटी बन गया। तो यहां पर क्या हो जाता है? अतरलता हो जाता है, याद रखेंगे। संशोधन दोस्तों किसे कहा जाता है? संशोधन को अंग्रेजी में कहते हैं अमेंडमेंट। क्या कहते हैं दोस्तों? इसके लिए एक शब्द आता है अमेंडमेंट। तभी आप कहते हैं ना कि संविधान में जो है अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों अचल, ठीक है, अचल का हो जाता है दोस्तों इमूवेबल, ठीक है। क्या हो जाता है? इमूवेबल, ठीक है, इमूवेबल, ठीक है, यानी जिसे आप मूव नहीं कर सकते। बीमार का क्या हो जाता है दोस्तों? बीमार का हो जाता है सिक। सिक माने होता है बीमार, ठीक है। और अध्यादेश का क्या हो जाता है? आप कहते नहीं है कि सरकार ने एक नया अध्यादेश जारी किया। अच्छा, अध्यादेश कौन जारी करता है? या तो राष्ट्रपति या तो राज्यपाल। लेकिन क्यों? याद रखिए, जब कभी संसद जो है अगर सत्र में नहीं है और अचानक से किसी कानून की जरूरत पड़ गई तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके दोस्तों तुरंत एक कानून जो है बना देते हैं। दोबारा जब कभी संसद जो है सत्र में आती है तो उस कानून पर चर्चा करके फिर दोस्तों या तो हटा देती है या तो उसे कंटिन्यू कर देती है। तो इसे कहा जाता है अध्यादेश, ठीक है। और अध्यादेश को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसे कहते हैं ऑर्डिनेंस। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑर्डिनेंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस, ठीक है, कि हमारे जो है संसद में एक ऑर्डिनेंस पास हुआ है, ठीक है। तो ये अर्थ होता है, ठीक है। कभी कभी है हम कह रहे हैं यार पढ़ते पढ़ते कुछ नई चीज भी ट्राई किया जाए हिंदी में, बुरी बात है क्या? अरे भाई आप ऐसा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि पढ़िए ना, एक दो सवाल अगर थोड़ा लीक से हटकर भी हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। आपका ज्ञान ही बढ़ेगा। और आता है ऐसा सवाल, अगर हम रोज रोज पढ़ते रहेंगे तो हम कह रहे हैं महीने में 30 सवाल ऐसे ही कवर हो जाएंगे, हाँ, ठीक है। चैप्टर भी बहुत छोटा सा है। आगे आइए दोस्तों, कह रहा जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था, मैं मतलब अहम, मैं का मतलब क्या दोस्तों? जब मैं था, मैं का मतलब होता है अहम, अहम का मतलब होता है अहंकार, ठीक है। कि जब आपके हृदय में अहंकार व्याप्त था
तब हरि नहीं, तब भगवान आपके साथ नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। और यदि आपको भगवान की असीम कृपा मिल गई है, इसका मतलब आपका अहंकार हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। यहाँ पे रस कौन सा है? क्या श्रृंगार रस है? देखिए कहाँ नायक नायिका की बात हो रही भैया, श्रृंगार नहीं। क्या यहाँ पर वीर उत्साह की बात हो रही है? नहीं। अच्छा, श्रृंगार रस में अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों? इसका अस्थाई भाव रति होता है। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है। ये सब तो बिल्कुल भी नहीं। जो आपको कंफ्यूजन है वो शांत रस और अद्भुत रस में। अद्भुत रस में दोस्तों हमेशा आश्चर्य का बोध होता है, ठीक है। अद्भुत रस में हमेशा आश्चर्य का बोध होता है। यहां कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, यहां शांत रस है, यहां निर्वेद का भाव है, ठीक है। स्थायी भाव यहां क्या है? निर्वेद। और रस कौन सा दोस्तों? शांत रस होगा। इसमें बहुत अच्छे से पढ़ेगा, परीक्षा टाइम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है सवाल, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मैं आपको बार बार बुला रहा हूं, आप एक मौका दो, ज्वाइन करो, आके क्लास ज्वाइन करो। बीपीएससी की क्लास हमारे पास है। जो बच्चा मुझसे जीएस पढ़ना चाहता है, एक बार दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री पे है। बच्चा कहता है सर खाली इतिहास पढ़ के क्या करेंगे? मुझे ईमानदारी से बताओ, मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज हर एक परीक्षा में ज्यादा है या कम है? वेटेज का मतलब होता है नंबर ऑफ क्वेश्चन। और मेरा कहना है, मैं चाहता हूं ना कि मैं अपने बच्चों को सिर्फ एक बार पढ़ाऊं। जैसे जो बच्चा मुझसे बीपीएससी की हिंदी पढ़ रहा है, मैं उसको मना कर दिया हूं कि आप हिंदी इंडिविजुअल का बैच में, ये जो हिंदी इंडिविजुअल का बैच है आप ना ज्वाइन कीजिए ना, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। इससे काम चल जाएगा आपका, काहे हिंदी इंडिविजुअल ज्वाइन करना। मैं चाहता हूं कि बच्चों को एक विषय सिर्फ एक बार पढ़ना पड़े, बार बार नहीं। तो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, रही बात किस तरह एंशिएंट मिडावल क्या होगा? अरे मॉडर्न पढ़ चुके नहीं ना, तो मॉडर्न पढ़ते जब समाप्त होगा उसके पहले ही आपको एंशिएंट मिडावल दे दिया जाएगा। क्यों परेशान है? पहले जो बैच अवेलेबल है उसे आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। डेमो देखिए, पढ़िए, आपको खुद लगेगा कि कितनी क्वालिटी भरी क्लास है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर जगह डेमो देके रखा मैंने, डेमो देखिए, खुद ही आपको समझ आएगा। अगला सवाल दे रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। एक ही वाक्य दोस्तों शुद्ध होगा, बाकी 5 में से 4 तो गलत ही गलत है। ढूंढते हैं क्या गलती है। कर चूहा कपड़ा कुतर कर फाड़ दिया। अरे जब कुतर दिया तो कुतरने का मतलब ही होता है फाड़ दिया, ठीक है। तो याद रखेगा, यहां कुतर दिया, ऐसे कहिए चूहा कपड़ा कुतर दिया, तो कुतर कर फाड़ दिया क्या मतलब है? तो ये दोस्तों इस वजह से यहां मिस्टेक है। करा यह फल अच्छे नहीं है, यह फल नहीं दोस्तों, ये फल, ठीक है। एक फल तो है नहीं, फल में ढेर सारे होते हैं, तो ये फल अच्छे नहीं है, क्योंकि यहां बहुवचन बता रहे हो। देखिए नहीं है पे बिंदी लगा, बहुवचन ना, तो यहां एक वचन क्यों करना, ठीक है, इस वजह से। या अगर यह कह रहे हो तो लिखो यह फल अच्छा नहीं है, अच्छा बोलो, फिर अच्छे मत कहो। भैया यहां तुम लगा दिए बहुवचन, यहां कर दिए दोस्तों बहुवचन, यहां क्या हो गया? यहां बहुवचन दे दिया। तो जब बहुवचन हो गया तो आगे भी तो बहुवचन करना पड़ेगा। इस वजह से दोस्तों ये वाला पॉइंट गड़बड़ हो गया। कर आज दिन भर बेसुमार गर्मी रही, बेसुमार नहीं, ठीक है। बेसुमार मतलब होता है जो बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन यहां बेसुमार धन वगैरह के साथ होता है, अर्थ वगैरह के साथ, ठीक है। आज दिन भर गर्मी रही, ठीक है, या आज ज्यादा गर्मी रही, इस तरह से कहिए, ठीक है। गांधी जी प्रतिदिन सूत बुनते नहीं थे दोस्तों, सूत काटते थे, ठीक है। क्या कहते थे? काटना होता है, ठीक है। तो सूत काटते थे, ठीक है, इसको याद रखेगा। देखते ही देखते जून भी आ गया, ये बिल्कुल सही है। जिसे आप जो है अपना गैर मानते थे, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी बहुत कम था। तो जिसको आप गैर मानते थे कि तो पक्का गलत होगा, वही सही निकल गया, ठीक है। पढ़िए, मेहनत की जरूरत है और मेहनत कीजिए। आगे बढ़िए। करा देहात। देहात दोस्तों किस भाषा का शब्द है बताइए, सोच समझ के बताइएगा। देहात, देहात या फिर गंवार, देहात लिख सकता है, गंवार, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, चाहे देहात शब्द दे दे, चाहे दोस्तों गंवार शब्द दे दे, ठीक है, गंवार शब्द दे दे, और कुछ अलग से याद रखे दोस्तों, जैसे खुशबू शब्द दे दे, जैसे दोस्तों खूबसूरत शब्द दे दे, खूबसूरत दे दे शब्द, ठीक है। तो ये सब याद रखेगा दोस्तों, खूबसूरत दे दे, और क्या दे सकता है दोस्तों, चेहरा शब्द दे दे, ठीक है। ये सब दोस्तों फारसी शब्द होते हैं, इसको याद रखेंगे तो जवाब दोस्तों आपका यहां पे फारसी हो जाएगा, इसको याद रखेंगे, ठीक है। कि पहले मैंने सौदागर और भी बताया था, ठीक है। करा निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म जो नहीं हो बताना है। करा उग्र का सौम्य हो जाता है, कीर्ति का अपकीर्ति हो जाता है, उद्धत का तत्पर नहीं होता दोस्तों, उद्धत का विलोम हो जाता है विनीत। क्या होता है दोस्तों? विनीत विलोम होता है, तत्पर नहीं, ठीक है। तो यहां पे ही हो जाएगा दोस्तों, अधम का उत्तम सही है, कुटिल का रिजु सही है। जिसको नहीं पता था ना, वो बच्चा ऑप्शन नंबर 5 देने में लगा था, अरे कुटिल का रिजु,
कुटिल का जटिल होता है, अरे कुटिल जटिल समानार्थी होते हैं, ठीक है, कठिन के रूप में यूज किया है। सृजु का मतलब सरल होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पहले आप पढ़िए, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम तद्भव युग्म के रूप से दोस्तों अशुद्ध हैं वो बताइए, ठीक है। करा आरती को आरात्रिका कहते हैं, यहां थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा दोस्तों, यहां मैं उल्टा कर दिया हूं, ठीक है। इधर हमको तद्भव लिखना चाहिए, पहले जो शब्द लिखा हो तद्भव है और बाद वाला शब्द दोस्तों तत्सम है, इसे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आरती के लिए आरात्रिका शब्द है, क्या सही में आरती के लिए संस्कृत में या तत्सम शब्द जो है दोस्तों आरात्रिका है? सर पढ़ा तो नहीं है, नहीं पढ़ा, लेकिन जानिए बिल्कुल सही लिखा है। आवा के लिए दोस्तों आपात शब्द होता है, आपात, ठीक है, आपाक होता है, आपात नहीं, आपाक का होता है, आपाक, ठीक है, आपाक होता है दोस्तों। क्यारी के लिए केदारिका होता है, कोदों के लिए कोद्र हो जाता है, नवीन नया दोस्तों नहीं होता है, याद रखेगा यहां नया के लिए नवीन होगा, ठीक है, नया के लिए नवीन होगा, क्योंकि नया जो शब्द है यह तद्भव शब्द है और नवीन जो शब्द है यह तत्सम शब्द है, ठीक है, यह तत्सम शब्द है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ई दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन में दोस्तों छोटा सा चेंजेस जरूर कर लीजिएगा आप। आगे बढ़िए, करा हुआ आस्तीन का सांप है। देखिए मैं आपको पहचानना सिखाता हूं कि शब्द शक्ति के साथ आप खेलते कैसे हैं, ठीक है। जैसे लिखा, आप किसी को कहते हैं ना वो आस्तीन का सांप है, मतलब हो सकता है आपका बहुत कोई खास रहा हो और बाद में वो धोखा दे दिया हो, ठीक है, तो आप कहते हैं यार आस्तीन का सांप, उसी कहते हैं ना कपटी मित्र। आस्तीन का सांप कहने का तात्पर्य क्या दोस्तों? आस्तीन का सांप कहने का तात्पर्य है कपटी मित्र, ठीक है, कपटी मित्र। अब ये बात बताइए, सांप तो जानवर होता है और आपने मित्र को सांप बना दिया, संभव है? नहीं सर, वो सांप के जैसा लक्षण उसका है, बस वही समझिए, लक्षण है तभी तो लक्षणा कर रहे हैं, लक्षण है तभी तो लक्षणा कर रहे हैं। मैं कहूं दोस्तों कि रमेश गधा है, तो अब रमेश तो आदमी है और गधा जानवर होता है, रमेश गधा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो याद रखेगा यहां लक्षणा व्यक्ति है, ठीक है। कैसी व्यक्ति है दोस्तों? शब्द शक्ति का कौन सा रूप है? या लक्षणा रूप देखने को मिलता है। लक्षण बताया जा रहा है कि जैसा गधा का लक्षण है वैसा रमेश का लक्षण है, बिना बुद्धि का आदमी है, तब दोस्तों आप समझेंगे ये बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहां सही जवाब हो जाएगा। करा अन उपसर्ग कहां पर नहीं लगा? आप जानते हैं दोस्तों उपसर्ग हमेशा कहां लगता है? यह हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है, ठीक है, शब्द के प्रारंभ में हमेशा ये उपसर्ग लगता है, तो चेक करना पड़ेगा। जैसे अनंत दिया है तो अनंत में क्या कर लेंगे दोस्तों? अनधन अंत हो जाता है, अनधन अंत बराबर अनंत हो जाता है, तो यहां तो उपसर्ग दिख रहा है। इसी तरह से अनधन एक बराबर क्या हो जाता है? अनेक हो जाता है। अनधन उदार बराबर अनुदार हो जाता है, हाँ, अनधन उदार, ठीक है, अनधन उदार बराबर अनुदार हो जाता है। अनुधन करण बराबर अनुकरण हो जाता है, यहां अनु आ गया है, ठीक है, यहां अनुधन करण आ गया है, तो यही जवाब हो जाएगा। और अनाचार में क्या हो जाता है? तो अनधन आचार बराबर अनाचार हो गया है। बाकी सब जगह पर अनु उपसर्ग मिल रहा है, लेकिन एक जगह पर दोस्तों अनु उपसर्ग नहीं है, वो है दोस्तों अनुकरण में। अब बच्चा सोचेगा अनु अनु दोनों जगह लिखा है, वो नहीं दिमाग लगा पाएगा। जब तक आप तोड़ेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं। देखिए डिटेल में पढ़े रहेंगे तो हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, रटने की कोशिश करेंगे, रटने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। आप क्लास को पूरा देखिए, ये क्लास भी आपकी हिंदी बहुत अच्छी तैयार कर देगी। जो क्लास चल रहा है भैया 1600 सवाल तो मैं पढ़ा दिया, आज की क्लास अगर आप पूरा देख लेते हैं तो 1640 सवाल आपके हो जाएंगे। तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। जब से बैठ के लोग सोच रहे हैं ना, हम लोग 50 से ज्यादा लेक्चर पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? तो आप डेली पढ़िए, पीछे का नहीं देखे तो देखिए, और हमेशा मैं आपको कुछ नई चीज सिखाता हूं। देखिए आज मुझे लगा यार 1600 सवाल पढ़ लिए तो कुछ और कारनामा करते हैं। एक कठिन सवाल मैं आपको दे रहा हूं, मुझे नहीं पता कि आपके परीक्षा में इस तरह का हार्ड सवाल आ सकता है कि नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे ना और लोगों से 10 कदम आगे रहें। जहां लोगों की सोच खत्म होती है वहां हमारे बच्चों की सोच शुरू होती है, ठीक है। ऐसा सवाल पढ़िए, बड़ा मजा आएगा। रोज एक सवाल इस तरह का रखूंगा कुछ दिन तक, थोड़ा दिन रखते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप कहेंगे तो चेंज कर देंगे। एक इंग्लिश में सेंटेंस देता है, उसको हिंदी में जो है कन्वर्ट करना रहता है। करा ही विल डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। ही विल डू नथिंग, ही विल डू नथिंग मतलब वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा। और लिखा विच इज अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, जो कि, विच इज मतलब जो कि, अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब होता है सरकारी नौकर, ठीक है, या सरकारी कर्मचारी, जो कि सरकारी कर्मचारी के लिए क्या, ठीक है, उसका हिंदी रूपांतर बताना है। असंभव हो या अशोभनीय हो
ठीक है, या सरकारी नौकर के लिए असंभव हो, या सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो। ठीक है, पहली बात देखिए, सरकारी सेवक और नौकर मैं आपको बता दूं, ये जो लिखा है दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट ना, ये जो लिखा है दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, ठीक है, आप इसका मतलब समझिएगा, गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसे आप एग्जैक्ट जो है आप इसका अनुवाद करेंगे तो आप कहेंगे सर गवर्नमेंट का मतलब सरकारी और सर्वेंट मतलब नौकर। तो अब आप कहिए, अब डीएम के पास ये कहिए तुम सरकारी नौकर, उठा सरकारी नौकर, बोलने की तमीज नहीं है। अब मास्टर साहब के पास जाइए, अरे तुम सरकारी नौकर हो, पुलिस तुम सरकारी, अरे यार देखिए गवर्नमेंट सर्विस और सरकारी नौकर ये दो अलग अलग भाव है। जैसे पिताजी को आपने कहा ए तुम आ रहे हो, पिताजी कहे रुक निकालता हूं जूता, मारे 4 जूता खींच के, तुम आ रहे हो कि आप आ रहे हैं? हाँ पिताजी आप आ रहे हैं। अंग्रेजी में क्या बुलाते? अंग्रेजी में आपको क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में आपका कोई मीनिंग ही नहीं है। अंग्रेजी में बस एक ही शब्द है यू, चाहे आपसे छोटा हो चाहे आपसे बड़ा हो, चाहे अपने परदादा बुलाओ, दादा बुलाओ, पापा बुलाओ, सबके लिए एक ही शब्द है यू। समझ रहे हैं ना अंग्रेजी में। अब आप समझिए बात को, यहां इंग्लिश और हिंदी का बात है तो भाव समझिए। मैं आपको क्या समझाना रहा हूं, मैं चाह रहा हूं भाव समझिए। आप सर्वेंट को लटक के मत बैठिए, जैसे आप अंग्रेजी के यू को लटक के बैठ गए, नहीं अंग्रेजी में यू का मतलब तुम होता है तो अपने बाप को भी हम तुम बुलाएंगे, मार खाओ। तुम बुलाओगे तो मार खाओ। या अगर आप हिंदी जानते हैं तो भाव के अनुसार आप समझिए कि नहीं, हमसे अगर कोई बड़ा है तो उसे आदर सम्मान देना चाहिए, उसके लिए आप शब्द, और हमसे जो छोटा है हमें उसके लिए भी आप बोलना चाहिए। लेकिन हम नहीं बोल पा रहे, अपना ईगो सेटिस्फाई करना, तो चलो तुम कह दें, ठीक है, वरना आप अपने छोटों से भी आप कह लेंगे तो कुछ गड़बड़ थोड़े हो जाएगा। उसी तरह से गवर्नमेंट सर्वेंट, आप सरकारी नौकर शब्द बोल के ना इज्जतिया लूट ले रहे हैं, ठीक है, तो नौकर मत कहिए दोस्तों, ठीक है, नौकर तो एकदम मत कहिए। अब बात आती क्या कहें सर, क्या कहें, करा सरकारी सेवा तो बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, बचता सरकारी कर्मचारी और सरकारी सेवक। दोस्तों कर्मचारी कहिए, ठीक है, इसका अर्थ दोस्तों किससे है, सरकारी कर्मचारी से है, ठीक है। जब आप सरकारी कर्मचारी कहेंगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा, पुलिस भी सरकारी कर्मचारी, भाई जो सरकार के वेतन से काम कर रहा है वो सब सरकारी कर्मचारी है कि नहीं, तो उसको बुरा। लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट कहेंगे, नौकर कहेंगे, दास कहेंगे, अनुचर परिकर कहेंगे तो मार खाने वाला काम करेंगे, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, ये जो अनबिकमिंग शब्द दिया है, ठीक है, ये जो अनबिकमिंग शब्द दिया दोस्तों, अनबिकमिंग, इस अनबिकमिंग का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। अनबिकमिंग का मतलब होता अशोभनीय। क्या होता दोस्तों, अशोभनीय। या इसका एक और मीनिंग होता अनुपयुक्त, ठीक है, क्या होता दोस्तों, अनुपयुक्त, अशोभनीय, अनुपयुक्त। उस हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ये तो सेवा की वजह से गड़बड़ हो गया, ये नौकर की वजह से गड़बड़ हो गए। ये सरकारी सेवक लिखें, लेकिन दोस्तों सेवक नहीं, मैंने कहा कर्मचारी लिखे ज्यादा सही है। वह ऐसा कभी नहीं करेगा, कभी नहीं दोस्तों, यहां मिस्टेक हो गया। सेवक एक पल के लिए सही भी हो जाता, सेवक बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं है, सेवक सही भी हो जाता, लेकिन यहां लिखा है वह ऐसा कभी नहीं करेगा, जबकि ऐसा नहीं कहा गया, ही विल डू नथिंग कहा गया है, यानी वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा। कभी नहीं की बात नहीं कहा गया, ठीक है, ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो, जैसे घूस लेना, भ्रष्टाचार करना, ये सब, ठीक है। अच्छा, ये जो अशोभनीय शब्द है इसके लिए क्या सर कुछ और नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, जैसे इनएलिगेंट लिख सकते हो, एक शब्द होता है इंग्लिश में इनएलिगेंट, इसके लिए एक और शब्द लिख सकते हैं अच्छा देखिए स्पेलिंग समझिएगा, इन, थोड़ा सा मेरी अंग्रेजी भी गुलाबी है तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कहीं पे कोई मिस्टेक हो तो साथ दीजिएगा, ठीक है। इन एलिगेंट, ठीक है, इन एलिगेंट जो शब्द दोस्तों, इसका मतलब भी क्या होता है, अनुपयुक्त होता है या अशोभनीय होता है, या अनडिग्निफाइड भी एक शब्द होता है। क्या शब्द होता है, अनडिग्निफाइड, ठीक है, अनडिग्निफाइड, ठीक है, डिग्निफाइड भी दोस्तों एक शब्द होता है, जिसका मतलब भी दोस्तों यही होता है, जो अनबिकमिंग का मीनिंग आ रहा है अशोभनीय। तो पढ़ेंगे तो थोड़ा फायदा होगा, धीरे धीरे कुछ अंग्रेजी के शब्द भी हमारे याद होंगे, कुछ शब्दकोश हमारा तैयार होगा, नहीं, ठीक है। अरे ऐसे तो बढ़ता है भाई, क्या हुआ जब हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में तो मैं आपको जीएस के सवाल भी करा रहा हूं, देखो गद्यांश को मैंने तोड़ दिया जीएस में, और राज व्यवस्था से एक बढ़िया सा गद्यांश लेकर आया। मान लीजिए एक सवाल आपके परीक्षा में आया कि बताइए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है दोस्तों, उसको किस
भाग में वर्णित किया गया है। अब जो बच्चा जाने को बताएगा, लिखेगा कि हाँ सर भाग 1 में तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दोस्तों बताया गया है। जो भाग 2 है इसमें सर नागरिकता के बारे में बताया गया है। जो भाग 3 है सर इसमें मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। हाँ, मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। जो भाग 4 है सर इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, लेकिन कब बच्चा ये बताएगा, जब उसको पता होगा तब ना बताएगा। हाँ, इस तरह से राज्य व्यवस्था तैयार हुई। इसको पढ़िएगा ध्यान से। भारतीय संविधान नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है जिन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। यह अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में दोस्तों वर्णित हैं और लोकतंत्र के मूल स्तंभ कहे जाते हैं। तो यहां से पॉइंट दोस्तों आप नोट कीजिएगा कि मौलिक अधिकार को दोस्तों क्या कहा जाता है, लोकतंत्र का मूल स्तंभ माना जाता है। वर्तमान में संविधान में कुल मिला के 6 प्रकार, जी हां 6 प्रकार के दोस्तों मौलिक अधिकारों का वर्णन है। यह भी परीक्षा में आता है कि कितने प्रकार का मौलिक अधिकार, तो 6 प्रकार का, जिसमें पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में बताया गया। सर 12-13 में क्या है, 12-13 में राज्य के बारे में बताया गया। ठीक है, उसकी परिभाषा दी गई। ठीक है, तो समानता का अधिकार सभी नागरिकों को कानूनों के समक्ष समानता प्राप्त है और ये किसी भी जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर इनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये दोस्तों हमारा मूल अधिकार है। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 तक बताया गया है। नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति, आप कहीं भी कुछ बोल सकते हैं, ये स्वतंत्रता आपको दिया गया है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में भी आपको कोई मनाही नहीं है और आप कहीं भी भारत में व्यवसाय कर सकते हैं, ये आपको स्वतंत्र अधिकार दिया गया है। इसी तरह से शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो अनुच्छेद 23-24 में दिया गया है। यह मानव तस्करी, ठीक है, और जबरन मजदूरी और बाल श्रम को दोस्तों प्रतिबंधित करता है। इसी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हमें प्राप्त है जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में दिया है कि प्रत्येक जो भारतीय नागरिक है वो किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने और पूजा करने की दोस्तों स्वतंत्रता दी गई है। इसमें जो है आप बाधा नहीं बन सकते हैं। और अगला है दोस्तों 5वें नंबर पे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ठीक है, शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 इससे संबंधित है। यह अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बनाए रखने और शैक्षिक संस्थान स्थापित करने की अनुमति देता है, अधिकार देता है। और लास्ट में 6ठा नंबर का जो अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा तक कर डाला। ठीक है, और यह अनुच्छेद 32 में है। यदि कोई मौलिक अधिकार, किसी भी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट दोस्तों अनुच्छेद 32 के माध्यम से क्या करती है, रीट जारी करती है और उसके जो है मौलिक अधिकारों को हनन होने से रोकती है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के पास यानी सर्वोच्च न्यायालय के पास भी जा सकता है और उच्च न्यायालय के पास भी जा सकता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएगा तो अनुच्छेद 32 से रीट जारी होता है, अगर उच्च न्यायालय के पास जाएगा तो 226 के माध्यम से रीट जारी होती है। ठीक है, ये रही राज्य व्यवस्था का मूल बात। आइए अब तो पूरा गद्यांश निपटा लेंगे। सवाल दे रहा दोस्तों, यहां पे पढ़िए ध्यान से। सवाल दे रहा कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार जबरन मजदूरी और बाल श्रम पर दोस्तों प्रतिबंध लगाता है? स्वतंत्रता नहीं दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों आपको पता होगा अनुच्छेद 23-24 की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 23-24 जो दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये जबरन मजदूरी, मानव तस्करी और बाल श्रम पर दोस्तों रोक लगाता है। यहां पे लिखा हुआ है, देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार में एक्सप्लेन आपको मिल जाएगा। ठीक है, यदि किसी नागरिक का मौलिक अधिकार छीना जाता है तो किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय जा सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट यह क्या करती है दोस्तों? रीट जारी करती है। ठीक है, क्या जारी करती है? रीट। और उसी तरह से जो उच्च न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है दोस्तों, हाई कोर्ट जो है ये दोस्तों अनुच्छेद 226 के तहत दोस्तों रीट जारी करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 32 के तहत ये रीट जारी किया जाता है। ठीक है, कारण निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से दोस्तों संबंधित है? आप कहीं भी कुछ बोल सकते हैं, तो याद रखेगा दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया जो इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताई गई है। वाक एवं अभिव्यक्ति की दोस्तों स्वतंत्रता बताई गई है कि आप जो है कहीं भी कुछ भी भाषण वगैरह दे सकते हैं। अगर ये स्वतंत्रता नहीं होती तो फिर अच्छा, ये विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है। विदेशी नागरिक भारत में आके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं हासिल कर सकते। ये मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, ये ध्यान में रहे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 14 से 18 तो दोस्तों यहां समानता का अधिकार है।
यहाँ क्या दोस्तों समानता का अधिकार है। 19 से 22 दोस्तों यहाँ स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। 19 से 22 में यहाँ स्वतंत्रता का अधिकार है। और 23-24 में दोस्तों यहाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध दोस्तों जो अधिकार दिया गया वो है मानव तस्करी वाला। 25 से 28 याद रखेंगे, ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है जो कि यहां बताया गया है, ठीक है। तो एक तरह से दोस्तों लगभग जो पूरा का पूरा मूल अधिकार है उसका दोस्तों एक आपको मोटी मोटा जवाब मिला। मूल अधिकार दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखेगा अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है। मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो भाग 3 में वर्णित है। भाग 4 में वर्णित जो दोस्तों आपका वो है राज्य के नीति निषेधक तत्व, वो कहां से लिया गया है, वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। और अंतिम में आएंगे तो भाग 4 का वो बाद में जोड़ा जाता है, एक अनुच्छेद जुड़ता है, अनुच्छेद 51 का स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया भाग जो है संविधान में 51 का और भाग 4 का, ठीक है, अनुच्छेद 51 का है। और उसमें दोस्तों मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया जो कि सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है पढ़ेंगे और याद रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने राजव्यवस्था नहीं पढ़ा है, पूरा राजव्यवस्था दोस्तों आपको पढ़ा चुका हूं मैं। आइए मैं एक बार बता देता हूं कि अब तक जो जीएस विषय है उसमें मैंने क्या क्या पढ़ा दिया। अगर आपके पास समय हो और आप दोस्तों 45 लेक्चर आधे घंटे का 45 लेक्चर अगर आप देखते हैं, मुश्किल से 20-22 घंटे पढ़ते हैं, तो 20-22 घंटे में पूरा प्राचीन इतिहास आपका समाप्त हो जाएगा। और ये मैं पूरी तरह से दोस्तों फ्री क्लास बता रहा हूं, पूरी तरह से यह निःशुल्क क्लास है, ये आप ध्यान दीजिएगा, पूरी तरह से फ्री क्लास है, ठीक है। और इसी तरह 46 नंबर से 91 नंबर तक अगर आप पढ़ते हैं तो मिडावल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। 92 नंबर से 150 नंबर तक पढ़ते हैं तो मॉडर्न कंप्लीट हो जाएगा। 151 से 230 तक पढ़ते हैं, कुल 80 लेक्चर में संविधान कंप्लीट हो जाएगा। 231 से 330 तक दोस्तों पढ़ते हैं, कुल 100 लेक्चर में विश्व का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। और 331 से दोस्तों 422 नंबर तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, यानी कुल मिला के 92 लेक्चर दोस्तों मैं दे चुका हूं। और ये समाप्त नहीं हुआ, ये अभी दोस्तों चल रहा है। क्या है दोस्तों, ये चल रहा है, ठीक है। ये जो क्लास है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, ये चल रहा है। जब ये समाप्त हो जाएगा दोस्तों तो हम लोग जो है साइंस की तरफ आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो ये इतना कुछ पढ़ा दिया गया है, आप मौका तो दीजिए स्टडी 91 को। जब तक मौका नहीं देंगे हम कैसे आपको समझा पाएंगे, ठीक है। ये हमारा नया एप्लीकेशन है स्टडी 91 ऑफिशियल, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। सारी पेड क्लास दोस्तों यहीं पे चल रही है। रही बात की फ्री वाली क्लास, सर कैसे पढ़े, कहां से पढ़े, नहीं समझ में आ रहा तो एक काम कीजिए 7007734525, ठीक है। ये हमारा दोस्तों व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें खाली ये बताइए कि आप चाहते क्या है, क्या पढ़ना है आपको और क्या नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा विषय कहां से पढ़ा जाए, आप पूछ सकते हैं। देखिए पैसा अपनी जगह, आप कोर्स खरीदिए ना खरीदिए अपनी जगह है। आप हमसे कोई सहायता चाहते हैं तो दोस्तों आप इस नंबर में व्हाट्सएप पे लिख के भेज दीजिए कि सर हमको यही जो है दुविधा हो रही, यही समस्या है, हमारी समस्या का निजात कर दीजिए। हमारी टीम आपको जो सही गाइडेंस होगी प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। और रही बात क्लास की, तो डेमो देखने में कोई नुकसान नहीं है। ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, डेमो देखिए, अच्छे से दोस्तों आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ दोस्तों मैंने निःशुल्क दे रखा है, वो आपको बीपीएससी के बैच में दोस्तों पूरी पीडीएफ आपको दे दिया गया है। मैंने पूरा अपडेट कर दिया, पूरा 50 लेक्चर का दोस्तों पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया गया। वहां जाइए आराम से आप डाउनलोड कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।